आज के इस वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान, भूगोल और हिंदी तीनों सब्जेक्ट से टेस्ट लेने वाले हैं। तो हम इन तीनों सब्जेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाए हैं। तो आज के इस टेस्ट के माध्यम से हम आपको देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन का सही आंसर बताते हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो 40 में 40 क्वेश्चन का सही आंसर बताते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, और जिनका भी सबसे ज्यादा उत्तर सही होगा हम उनके कमेंट को सबसे ऊपर में शो कराएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और उन सभी का उत्तर आपको बताना है और साथ साथ उसका उत्तर आपको हम भी बताते चलेंगे। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो बताइए परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण, कि इनमें से कोई नहीं। पहला का कौन सा आंसर सही होगा? तो आप हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप लोगों को कमेंट में इसका उत्तर बता देना है कि इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि साथ साथ हम सारे प्रश्न का उत्तर भी आपको बताते चलेंगे। तो देखिए, पहला का जो सही आंसर होगा वह होगा कि प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस टेस्ट में भौतिक विज्ञान, भूगोल और हिंदी तीनों सब्जेक्ट को मिला करके मिक्स टेस्ट बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दूसरा नंबर बताइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1878 में, कि 1799 में, कि 1823 में, कि डी नंबर है 1867 में। तो बताइए दूसरा का सही आंसर कौन सा होगा? तो हम आपको बताते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना टोटल आंसर सही होता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है बाइफोकल और डी है सिलिंड्रिकल। तो बताइए तीसरा का सही आंसर कौन सा होगा? तो तीसरा का जो सही आंसर होगा वह होगा निकट दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? और वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण में, कि अवतल में, कि उत्तल में, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चौथा का सही आंसर कौन सा होगा? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए है मद्रास में, बी है कलकत्ता में, सी है गोवा में और डी है बंबई में। तो बताइए पांचवा का सही आंसर कौन सा होगा? तो पांचवा का जो सही आंसर होगा वह होगा गोवा में। भारत में पहला छापाखाना गोवा में लगाया गया। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है लाल, बी है पीला, सी है बैगनी और डी है हरा। ठीक है, तो बताइए छठा का सही आंसर कौन सा होगा? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा लाल रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े होंगे कि बैनी या पिनाला होता है तो ला सबसे लास्ट में होता है, तो ला का मतलब लाल होता है, इसलिए लाल रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज किसकी रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, कि हरिश्चंद्र की, कि यशपाल की, कि डी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो बताइए हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज
महात्मा गांधी की रचना है। 7 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? वह कौन सा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? 8वां का ए नंबर ऑप्शन है समतल, बी है अवतल, सी है उत्तल और डी है समतल तथा उत्तल। तो बताइए 8 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समतल तथा उत्तल। समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। तो 8 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 जनवरी, बी है 18 फरवरी, सी है 2 फरवरी और डी है 15 अगस्त। तो बताइए 9 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हम आपको बता दें कि हम जितने सारे भी क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, जितने सारे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सभी को विस्तार से हम आपको अपने चैनल पर बता चुके हैं। यह सारे क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से लिए गए हैं उन सारे चैप्टर के बारे में हम आपको विस्तार से अपने चैनल पर बता चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारे वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरह से पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बताइए 9वां का सही आंसर कौन सा होगा? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 का सही आंसर होगा 2 अक्टूबर को। हम आपको बताए थे कि गांधी जयंती के जन्म दिवस पर ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं होती है। हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं कौन सी होती है? दीप्त वस्तुएं होती है कि प्रदीप्त होती है कि दीप्त या प्रदीप्त दोनों होती है कि इनमें कोई नहीं? तो बताइए 10 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारी आंखें जो वस्तुएं देख सकती है वह कौन सी वस्तु होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीप्त और प्रदीप्त दोनों वस्तुएं हमारी आंखें देख सकती है। तो 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? हिंदी से यह सवाल है, अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? बनारस में कि लखनऊ में कि मुंबई में कि पटना में? तो 11 का सही आंसर कौन सा होगा? तो हम आपको बता दें कि 11 का जो सही आंसर होगा कि अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई थी। तो 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और जैसा कि हम आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुके हैं कि इन 40 क्वेश्चन में से अधिकांश क्वेश्चन आपके आने वाले 2021 के मैट्रिक एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। तो हम आपसे बार बार यही कहना चाहेंगे कि आप इन 400 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है कि 1000 यूनिट के बराबर होता है कि 10,000 यूनिट के बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 12 का सही आंसर कौन सा होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो हम आपको बता दें कि 12 का जो सही आंसर होगा कि किलोवाट घंटा 1000 यूनिट के बराबर होता है। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन भी हिंदी से लिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कौसानी, बी है श्यामली, सी है चंपारण और डी है मेरठ। तो बताइए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय योग्य संसाधन, कि बी है जैव संसाधन, कि सी है प्रवाह संसाधन, कि डी है अनवीकरणीय योग्य संसाधन? तो 14 का सही आंसर कौन सा होगा? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि लौह अयस्क जैव संसाधन है। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1897, सी है 1918 और डी है 1919। तो बताइए यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 15 का जो ऑप्शन सही होगा
वह ऑप्शन है ए नंबर 1977 ईस्वी। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का क्या नाम है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नाम क्या है? यहाँ पर नया नाम पूछा जा रहा है। जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है उसका नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है सांता क्रूज हवाई पतन, बी है छत्रपति शिवाजी हवाई पतन, सी है इंदिरा गांधी हवाई पतन और डी नंबर ऑप्शन है सुभाष चंद्र हवाई पतन। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम छत्रपति शिवाजी हवाई पतन है। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक HP बराबर कितना होता है? HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, हिंदी में इसको अश्व शक्ति बोलते हैं। तो बताइए एक HP कितने के बराबर होता है? 746 वाट कि 946 वाट कि 756 वाट कि 856 वाट? तो 17 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम आपको बता दें कि एक HP बराबर होता है 746 वाट। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? जो आप लोगों के घर में जो विद्युत लगाया जाता है, विद्युत का जो तार लगाया जाता है, उसमें जो उदासीन तार होता है उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है लाल होता है, बी है हरा होता है, सी है काला होता है और डी है पीला होता है। तो 18 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन रंग का जो तार होता है, उदासीन तार होता है, उसका रंग काला होता है। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है नर्मदा, बी है झेलम, सी है सतलज और डी है ब्यास नदी। तो बताइए 19 का सही आंसर कौन सा होगा? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। तो 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से खरीफ फसल कौन है? ए नंबर ऑप्शन है गेहूं, बी है सरसों, सी है चावल और डी है मटर। तो बताइए 20 का सही आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो 20 का जो सही आंसर होगा वह होगा सी नंबर चावल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में खरीफ फसल चावल है। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए है निर्गुण भक्ति धारा, बी है सगुण भक्ति धारा, सी है सरस भक्ति धारा और डी है ब्रह्मानंद भक्ति धारा। तो 21 का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो 21 का सही आंसर होगा गुरु नानक जो है वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहते हैं। दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं कि बाहरी व्यापार कहते हैं कि स्थानीय व्यापार कहते हैं? तो 22 का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? यह क्वेश्चन भूगोल से लिया गया है। तो बताइए 22 का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो 22 का जो सही आंसर होगा वह होगा कि दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, मतलब एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है फैराडे ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है एम्पियर ने और डी है फ्लेमिंग ने। तो बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है असम, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है उड़ीसा। तो बताइए 24 का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी केरल। रबर का उत्पादन अगर सबसे अधिक भारत में कहीं होता है तो वह राज्य है केरल। तो केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन
होता है। तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इबादत का अर्थ क्या होता है। हम आपको नौबत खाने में इबादत जो बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर है उसमें हम आपको यह बात बताए थे। तो बताइए इबादत का अर्थ क्या होता है। 25 का ए नंबर ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है गायन, सी ऑप्शन है स्वागत और डी ऑप्शन है अभिवादन। तो बताइए इबादत का अर्थ क्या होता है। तो 25 का जो सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा, इबादत का अर्थ होता है उपासना। तो 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। हीलियम की क्रोमियम की यूरेनियम की एल्यूमिनियम। तो बताइए 26 का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो जो 26 का सही आंसर होगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनमें से सबसे अधिक आवश्यकता है तो वह है यूरेनियम का। तो 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंगेर में, बी है पटना में, सी है शाहपुर में और डी है गया में। तो 27 का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो 27 का सही आंसर होगा कि सिगरेट का कारखाना मुंगेर में स्थित है। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए है जूट, बी है रेशमी वस्त्र, सी है रासायनिक खाद और डी है लौह इस्पात। तो बताइए 28 का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा रेशमी वस्त्र उद्योग। भद्रावती में रेशमी वस्त्र उद्योग स्थापित है। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। वह कौन सा राज्य है जहां सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उत्तराखंड और डी है बिहार। तो 29 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली के निकट, बी है मुंबई के उत्तर, सी है चेन्नई के निकट और डी है गोरखपुर के निकट। तो बताइए 30 का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा मुंबई के निकट। तारापुर परमाणु केंद्र मुंबई के निकट स्थित है। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में कौन लौह युक्त खनिज है। निम्नांकित में कौन लौह युक्त खनिज है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है अवरक, सी है बॉक्साइट और डी है हीरा। तो बताइए 31 का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नांकित में कौन लौह युक्त खनिज है। तो 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नीज जो है वह लौह युक्त खनिज है। तो 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। जो हिंदी के कवि हैं प्रेमघन वह किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए है आनंद कादम्बिनी, बी है साहित्य सरिता, सी है साहित्य सागर और डी है सरस कादम्बिनी। तो बताइए 32 का सही आंसर कौन सा होगा। तो 32 का सही आंसर होगा कि प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नांकित में कौन सी गैस उत्तरदायी है या फिर जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है। N2 की CO2 की O2 की NH3। तो 33 का सही आंसर कौन सा होगा। तो 33 का जो सही आंसर होगा वह होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक कोई गैस अगर उत्तरदायी है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं। ठीक है, तो 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। ऑप्शन ए है बैकाल झील, बी है लोनार झील, सी है कैस्पियन झील और डी है मृत सागर झील। तो 34 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो खारे जल की जो सबसे बड़ी झील है वह है कैस्पियन झील। 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। खारे जल की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक के पिता कौन थे या फिर गुरु नानक के पिता का क्या नाम था।
ऑप्शन ए है दीनबंधु खत्री, बी है मूलचंद खत्री, सी है कालूचंद खत्री की डी है दयाल चंद खत्री। तो 35 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो गुरु नानक के पिता का जो मूल नाम था वह था कालूचंद खत्री। तो 35 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के वैसा कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक वन का विस्तार है? ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो 36 का निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 36 का जो सही ऑप्शन है वो है सी नंबर मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है उड़ीसा। तो 37 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा कि कुंवर नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 38 का ए नंबर ऑप्शन है 9.5%, बी ऑप्शन है 95.5%, सी ऑप्शन है 96.5% और डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा कि कुल जल का 96% भाग जो है वह महासागरों में निहित है। तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने प्रतिशत हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, या फिर कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो बताइए 39 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में, यहाँ पर 1948 के बारे में पूछा जा रहा है कि 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन ए है 600 करोड़ हेक्टेयर, बी है 400 करोड़ हेक्टेयर, सी है 800 करोड़ हेक्टेयर और डी है 500 करोड़ हेक्टेयर। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा कि एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग सबसे लास्ट और 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है उत्तर प्रदेश। तो 40 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। तो 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आपका जो 40 क्वेश्चन था वो 400 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप सभी लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग ईमानदारी से बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आप सभी लोगों का सही हुआ, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आगे भी जितने सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।